स्टूडेंट्स, आज हम अर्थशास्त्र में पढ़ रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय का क्या महत्व है। ये राष्ट्रीय आय की सेकंड वीडियो है। सबसे पहले हम जान रहे हैं राष्ट्रीय आय के अध्ययन का क्या महत्व है। राष्ट्रीय आय सामान्यतः संपूर्ण आर्थिक स्थिति का एकमात्र संकेतन है। इसमें हम देख रहे हैं अर्थव्यवस्था के विभिन्न वर्गों में आर्थिक प्रगति की सही जानकारी के लिए हम राष्ट्रीय आय लेखे रखना अत्यंत आवश्यक समझते हैं, क्योंकि किसी भी कल्याणकारी सरकार का यह कर्तव्य है कि वे राष्ट्रीय आय में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी रखें। इससे हमें ये फ़ायदा होता है ताकि देश की आर्थिक प्रगति का सही मूल्यांकन हम कर सकें। इसके बाद हम सबसे पहले टॉपिक को देख रहे हैं कि तुलनात्मक समीक्षा। विभिन्न देशों में उद्योग हैं, वाणिज्य हैं या फिर यातायात हैं तथा कृषि से प्राप्त आय कुल आय का कितना भाग है, यह जानने के लिए राष्ट्रीय आय के संबंध में आंकड़े जानना अत्यंत आवश्यक है। तुलनात्मक समीक्षा कर पा रहे हैं हम दो देशों की कि किस देश की राष्ट्रीय आय ज़्यादा है और किसकी कम है। सेकंड है प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। विभिन्न देशों की कुल तथा प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय कितनी है, इस जानकारी के आधार पर विभिन्न देशों के मध्य आर्थिक प्रगति का तुलनात्मक अध्ययन संभव होता है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय जो है वह हमारे सामने यह बताती है कि किस देश में प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है और किस देश के नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय कम है। एक तरीके से ये भी आर्थिक प्रगति को ही दिखा रही है। इसके बाद है अर्थव्यवस्था का वास्तविक चित्रण हमें जानने को मिलता है। राष्ट्रीय आय के अनुमान एक अर्थव्यवस्था का वास्तविक और स्पष्ट चित्र खींचते हैं, जिससे पता चलता है कि आय किस प्रकार खर्च की जाएगी, कैसे उसका करों में भुगतान किया जाएगा तथा लोगों द्वारा किस प्रकार बचाई जाएगी। या हम ये कह सकते हैं इसमें कि इससे ये भी स्पष्ट हो रहा है विभिन्न क्षेत्रों में, उद्योगों में या फिर कार्यात्मक सेवाओं एवं व्यक्तियों में आय का वितरण किस प्रकार से हो रहा है, हमें यह जानने को मिलता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था की हमें जानकारी मिल पा रही है। इसके बाद है आर्थिक प्रगति के सूचक हैं। राष्ट्रीय आय संबंधी जो आंकड़े हैं किसी देश की आर्थिक प्रगति के सूचक होते हैं। उनके द्वारा उत्पादन तथा अन्य क्षेत्रों में हुई प्रगति का हम अनुमान भी लगा सकते हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि राष्ट्रीय आय व आर्थिक कल्याण में घनिष्ठ संबंध होता है। अन्य बातें समान रहने पर किसी देश की जो राष्ट्रीय आय है जितनी अधिक होती है, उस देश का आर्थिक कल्याण भी उतना ही अधिक बढ़ता है। साथ ही हमें यह भी जानने को मिलता है कि किस देश का जो आर्थिक ढांचा है, आर्थिक कल्याण है, नीचे गिर रहा है और किसका बढ़ रहा है। इसके बाद है जीवन स्तर का हमें ज्ञान हो पाता है, क्योंकि राष्ट्रीय आय के आंकड़े हमें किसी देश के निवासियों के रहन सहन के स्तर के बारे में ज्ञान प्राप्त कराने में सहायक होते हैं। प्रति व्यक्ति आय व रहन सहन के स्तर के बीच घनिष्ठ संबंध भी होता है। किसी देश के निवासियों की प्रति व्यक्ति औसत आय जितनी अधिक होती है, वहाँ के लोगों का जीवन स्तर उतना ही ऊंचा होता है। इसके बाद है आर्थिक नीति का ज्ञान भी होता है हमें। ये आंकड़े ही सरकार की आर्थिक नीति के महत्वपूर्ण आधार का कार्य करते हैं, जैसे सरकार द्वारा तटकर, आयकर आदि अन्य करों का लगाया जाना, या फिर हम ये कह सकते हैं उद्योगों को संरक्षण एवं आर्थिक सहायता देना, ये भी हम कह सकते हैं। साथ ही इसके अतिरिक्त प्रत्येक देश की जो सरकार है अपनी साख मुद्रा है, निवेश है, रोजगार है, ऐसे संबंधी आंकड़े जो हैं या फिर हम बजट संबंधी आंकड़े बोल सकते हैं, आय के आंकड़ों के आधार पर ही निर्धारण किया जाता है। इसके बाद है राष्ट्रीय आय का वितरण। राष्ट्रीय आय के अनुमानों को देखकर यह जाना जा सकता है कि जो मजदूरी, ब्याज, लगान एवं लाभ आदि आय को श्रेणियों में राष्ट्रीय आय को किस प्रकार बांटा गया है। इसमें हम देखते हैं कि कर्मचारियों का पारिश्रमिक, लगान, किराया, ब्याज और लाभ किस तरीके से मिल रहा है। साथ ही कर्मचारियों का जो पारिश्रमिक है, कर्मचारियों को सेवा के बदले में भुगतान किया जाता है, और लगान और जो किराया है फर्म द्वारा प्रयोग की गई जो भी ज़मीन होती है या फिर हम कह सकते हैं भवन होता है, उसका भुगतान होता है। और जो ब्याज है फर्म द्वारा प्रयोग पूंजी पर किया गया भुगतान है, और जो लाभ है फर्म के मालिक को उसकी सेवा का भुगतान है। इसके बाद है बजट का आधार। आज सरकार द्वारा बजट की रचना राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के आधार पर ही की जाती है।
कर लगाने तथा ऋण लेने से संबंधित नीतियाँ भी इस प्रकार अपनाई जाती हैं, या हम ये कह सकते हैं इससे आय के उतार चढ़ाव से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके बाद है सामाजिक एवं कल्याणकारी सेवाओं का संचालन, जैसे प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के आधार पर आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग को सबल व सुरक्षित बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की सामाजिक एवं कल्याणकारी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। अगर इसमें हम देखें तो निःशुल्क शिक्षा बच्चों को प्रदान की जाती है, साथ ही चिकित्सीय सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं सरकार की तरफ से, और वृद्धावस्था पेंशन है, काफ़ी सारे हैं। इसके बाद हम जानते हैं राष्ट्रीय आय गणना की विधियां हैं। सबसे पहली है उत्पादन विधि, नेक्स्ट है आय विधि और थर्ड है व्यय विधि। सबसे पहले हम जानेंगे उत्पादन विधि को, या फिर हम इसे उत्पादन प्रणाली भी कहते हैं। यह प्रणाली राष्ट्रीय आय को उत्पादन की दृष्टि से देखती है। इससे वस्तु सेवा प्रणाली भी कहा जाता है, क्योंकि इस प्रणाली में देश के समस्त उद्योगों, कृषि तथा अन्य प्रकार के व्यवसायों जिसमें उत्पादन का कार्य किया जाता है, हम यहाँ पे उन्हीं की बात कर रहे हैं, कि कुल उपज का मूल्य चालू कीमतों पर निकाला जाता है। साथ ही हम ये कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय आय को मापने के लिए इस प्रणाली का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ उद्योगों के उत्पादन से संबंधित आंकड़े प्राप्त होते हैं। जहाँ पे उत्पादन कार्य किया जाता है, उद्योगों, कृषि है या अन्य प्रकार के जो व्यवसाय हैं, उनके द्वारा जो भी उपज उत्पन्न की जाती है उसके हम मूल्य को जोड़ लेते हैं। उत्पादन प्रणाली के द्वारा राष्ट्रीय आय निकाली जा सकती है। इसके बाद हम जानते हैं सेकंड प्रणाली की, जो है आय प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रीय आय का अनुमान देश के विभिन्न व्यक्तियों के विभिन्न वर्गों की आय जोड़कर किया जाता है। जो भी विभिन्न वर्ग होते हैं उनको जो आय मिलती है उसको जोड़ के हम आय प्रणाली के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। जैसे आय को 5 वर्गों में बांटा गया है। जैसे कर्मचारी हैं जो हमारे, उनको मजदूरी और वेतन मिलता है, उसको हम जोड़ रहे हैं। और एक गैर कंपनी व्यापारों की जो आय होती है उसको भी हम जोड़ रहे हैं। व्यक्तियों को किराए की जो आय मिलती है उसको प्लस कर रहे हैं। कंपनियों के जो लाभ हैं आय के रूप में उनको मिलते हैं, उसको भी हम यहाँ प्लस कर रहे हैं। साथ ही जो हमारा फिफ्थ है, ब्याज से भी आय प्राप्त होती है, उसको हम यहाँ प्लस कर रहे हैं। और इससे आय प्रणाली के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। इसके बाद जो हमारी थर्ड प्रणाली है वह है व्यय प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने के लिए वर्ष भर में वस्तुओं व सेवाओं पर किए जाने वाले कुल व्यय को जोड़ा जाता है। एक वर्ष की बात कर रहे हैं हम, एक वर्ष में जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं उनको हम खरीदने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि उनका उपभोग करने के लिए जो भी हम व्यय करते हैं उसको इसमें हम जोड़ते हैं। तो व्यय सामान्यतः इन मदों पे किए जाते हैं। सबसे पहला व्यय है निजी उपभोग व्यय। निजी उपभोग व्यय में वैसे व्यय आ जाते हैं जो कि व्यक्तियों के द्वारा या फिर परिवारों के द्वारा जो किए जाते हैं, जैसे कार ले रहे हैं या फिर वो टीवी ले रहे हैं, अपना जो भी उपभोग के लिए व्यय कर रहे हैं उसको हम यहाँ प्लस करेंगे। सेकंड है निवेश व्यय। निवेश व्यय में व्यावसायिक व्यय आ जाते हैं, जैसे माल का भंडार किया है या फिर हमने गृह निर्माण किया है, इस तरह के व्यय इसमें आ जाते हैं। थर्ड है सरकारी व्यय, जिसे सार्वजनिक सेवाओं पर जो व्यय किए जाते हैं, शिक्षा पर किया गया है या प्रतिरक्षा पे किया गया है या वेतन वगैरह दिया जाता है सरकारी कर्मचारियों को, उपभोग के लिए सरकार व्यय करती है, इस तरह के व्यय सरकारी व्यय के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद है शुद्ध निर्यात व्यय। निर्यात व आय का मूल्य इसमें जोड़ लिया जाता है, जो भी आयात किया जाता है, इस तरह के व्यय हम इसमें जोड़ते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आज हमने राष्ट्रीय आय की सेकंड वीडियो में राष्ट्रीय आय का क्या महत्व है, साथ ही राष्ट्रीय आय की गणना की कौन कौन सी विधियां हैं, इसका अध्ययन किया है।